जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज के पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका आज का, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश था कौन सा। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए नॉर्वे, या बी स्वीडन, या सी यूएसए, या डी फिनलैंड। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। यानी सूचना के अधिकार को जो प्रवर्तित करने वाला पहला देश था वह स्वीडन था। यानी कि सूचना का अधिकार का पहला देश स्वीडन, जिसने 1766 में अपने नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता दी थी। और भारत में सूचना पाने का अधिकार जो आपके 2005 में आया था, जो अधिनियम आया था, क्योंकि सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर लाया गया था। और सूचना का अधिकार कानून की जिम्मेदारी तय करेगा तथा इसका निर्वाह न करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। यह आपके क्या बोलते हैं, सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर से, मतलब सूचना के अधिकार के तहत आपको दिया गया था यह अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव अधिकारों के दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। इस आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा का अधिकार, या बी स्वास्थ्य का अधिकार, या सी उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार, या डी आवास का अधिकार। जिसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार। यानी कि मानव अधिकारों के ऐतिहासिक विकास क्रम को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया था। जिसमें पहली श्रेणी में मानव अधिकार 17वीं और 18वीं सदी के दौरान अस्तित्व में आए और अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों से प्रभावित थे। जो कि यानी जो पहली श्रेणी मानव अधिकार जो आपके 17वीं 18वीं सदी में आपको दिए गए, वो आपके अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के आया था अस्तित्व में, और जिनमें अनेक राजनीतिक, कानूनी और नागरिक अधिकार शामिल थे, जैसे समानता, उत्पीड़न और दासता से मुक्ति, महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार। ये सब आपके जो है उस समय उसमें शामिल हुए थे क्या बोलते हैं मानव अधिकार में 17वीं 18वीं सदी के। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास का अधिकार दूसरी पीढ़ी यानी 19वीं सदी के अधिकार में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकारों के विधिक सिद्धांत की मान्यता की है। अधिकारों के विधिक सिद्धांत की मान्यता है कि इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अधिकार राज्य की कृति है, या बी अधिकार नैसर्गिक है तथा राज्य उन्हें केवल मान्यता प्रदान करता है, या सी अधिकार राज्य से पूर्ववर्ती है, या डी अधिकार सुनिश्चित तथा स्थिर है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अधिकार राज्य की कृति है। यानी अधिकारों के विधिक सिद्धांत की मान्यता यह है कि अधिकार राज्य की कृति है। यानी अधिकार का विधिक यानी कानूनी सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की देन है, यानी कृति है मतलब देन है वही। और जब तक राज्य किसी अधिकार को मान्यता नहीं देता है तब तक उसे किसी अर्थ में अधिकार नहीं माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नहीं होता है कि बहुत दिनों से कोई क्या बोलते हैं कोई प्रथा चली आ रही है, लेकिन अगर उसको राज्य कानूनी मान्यता नहीं देता है तो वो तब तक वो अधिकार के दर्जे में नहीं आता है। और ध्यान रखें कानूनी अधिकार का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपने सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। एस.जे. लास्की निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त कथन में निहित विचार के व्यक्ति करता है। इस आपके ऑप्शंस हैं ए स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, या बी स्वतंत्रता वह है जिसकी कानूनी आज्ञा देता है, या सी स्वतंत्रता मनचाहे कार्य करने की सक्षमता है, या डी स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। यानी कि हेराल्ड जोसेफ लास्की का यह जो उपरोक्त कथन दिया गया है उसमें कहा गया है स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। जबकि लास्की के अनुसार स्वतंत्रता वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन का विकास के तरीकों को चुनता है। यह आपके एस.जे. लास्की का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए फांसीवाद से, या बी श्रेणी समाजवाद से, या सी व्यक्तिवाद से, या डी मार्क्सवाद से।
तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाद से। यानी स्वतंत्रता की अवधारणा जो है घनिष्ठ रूप से आपके व्यक्तिवाद से जुड़ी हुई है। और व्यक्तिवादियों की दृष्टि में व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर एक दूसरे से विरोधी हैं, ये व्यक्तिवादियों का मानना है। इसलिए उनका कहना है कि वही शासन सर्वोत्तम है जो न्यूनतम शासन करे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए प्रत्येक राज्य की पहचान उसके द्वारा पोषित अधिकारों से होती है, जॉन लॉक का कथन है, या बी राज्य अधिकारों का सृजन नहीं करता है बल्कि अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, या बेंथम से संबंधित है, या सी अधिकार इच्छा संतुष्टि की शक्ति है या हाफ से संबंधित है, या डी अधिकार इस तथ्य से जानिए ये अधिकार इस तथ्य से जनित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह आपके लास्की से संबंधित है। इसमें आपका कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अधिकार इच्छा संतुष्ट की शक्ति है, यह आपके हाफ से संबंधित है, यह आपका ये सही सुमेलित है। और देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य की पहचान उसके द्वारा पोषित अधिकारों से होती है, यह कथन आपके लास्की से संबंधित है। राज्य अधिकारों का सृजन नहीं करता है बल्कि अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है, यह कथन आपके नॉर्मल वाइल्ड से संबंधित है। और अधिकार इच्छा संतुष्टि की शक्ति है, यह हाफ से संबंधित है। और अधिकार इस तथ्य से जनित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यह आपका जो है गिलक्राइस्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध है, यह विचार है किसका? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए समाजवादियों का, या बी अराजकतावादियों का, या सी व्यक्तिवादियों का, या डी आदर्शवादियों का। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादियों का। यानी कि समाजवादियों के अनुसार किसी भी समाज में न्याय की स्थापना तब तक संभव नहीं है जब तक कि गरीब और अमीर के मध्य समानता न स्थापित हो जाए। और यही कारण है कि समाजवादी न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत, या बी समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत, या सी लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत, या डी आदर्शवाद के अंतर्गत। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत जो है आपके स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। और लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है तथा साथ में समानता को भी यानी राज्य के माध्यम से महत्व मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किसने कहा है कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी? इस आपके ऑप्शन हैं, ए टी.एच. ग्रीन, या बी बार्कर, या सी लास्की, या डी लॉर्ड ब्राइस। सबका सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, बार्कर। यानी कि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप में संघर्ष करने लगेगी, यह कथन आपके बार्कर का है। बार्कर ने कहा है कि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा, स्वतंत्रता स्वयं अपने आप में संघर्ष करने लगेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए आर.एस. ट्वेनी, या बी हेराल्ड जे लास्की, या सी जे.एफ. स्टीफेन, या डी अर्नेस्ट बार्कर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट बार्कर। यानी कि समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ लीगल पर्सनालिटी की अवधारणा का प्रयोग अर्नेस्ट बार्कर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए हिटरल, या बी ब्रेडले, या सी बोसांके, या डी कांट। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कांट। यानी कि इमैनुअल कांट जो है आपके जो कि जर्मनी के दार्शनिक थे, इन्होंने ही स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से स्वयं निर्धारित कर्तव्य के आदेश की भावना की पूर्ति तथा विवेक संगत इच्छा की स्वायत्तता कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं,
समानता के मुख्य लक्षण हैं विशेषाधिकार का अभाव, या दूसरा सभी व्यक्तियों को अपने क्रियात्मक शक्तियों के विकास के समान अवसर, तीसरा जात धर्म तथा रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना, और संसाधनों तथा संपत्ति का समान वितरण। अब इनमें से चूज करना है कि समानता कौन से मुख्य लक्षण कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन हैं ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, या सी 1, 3 और 4, या डी 1, 2 और 4। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि विशेषता का अभाव, सभी व्यक्तियों को अपने क्रियात्मक शक्तियों के विकास में समान अवसर, जाति धर्म तथा रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना, यह आपके समानता के मुख्य लक्षण हैं। समानता के मुख्य लक्षण में विशेषाधिकार का अभाव, सभी व्यक्तियों को अपने क्रियात्मक शक्तियों के विकास में समान अवसर, जाति धर्म रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना, परंतु संसाधनों तथा संपत्तियों का समान वितरण समानता का लक्षण नहीं है। जो आपको उसमें चौथा ऑप्शन दिया है संसाधनों तथा संपत्तियों का समान वितरण, आपके उसका समानता का मुख्य लक्षण में से नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में वर्गीकृत किया है। इस आपके ऑप्शन हैं ए आइजिया बर्लिन, या बी जीन जैक्स रूसो, या सी टी.एच. मार्शल, या डी जॉन लॉक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आइजिया बर्लिन, यानी कि आइजिया बर्लिन की पुस्तक जो है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में प्रकाशित हुई थी, इसमें स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक एवं नकारात्मक नामक दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। और इनका मानना है कि राज्य का काम केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, अर्थात बंधनों को हटाना है, और सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य का निजी मामला है। ये आपके आइजिया बर्लिन का कथन है, जो कि इन्होंने अपने द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी नामक पुस्तक में इन्होंने दिया है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार के विचार के बारे में सच है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए नकारात्मक अधिकार में कर्तव्य शामिल होते हैं जबकि सकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, या बी दोनों नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होते हैं, या सी दोनों नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होते हैं, या डी नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है जबकि सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होता है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है जबकि सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होता है, यानी कि नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल है जबकि सकारात्मक अधिकार में कर्तव्य शामिल है। अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं, लेकिन नकारात्मक अधिकार के अंतर्गत राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि सकारात्मक अधिकार के अंतर्गत राज्य का युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है, मतलब रीजनेबल जो आपका रीजनेबल प्रतिबंध आपका राज्य लगा सकता है सकारात्मक अधिकार पे। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकारों का वर्क पेन विवाद केंद्रित नहीं था। इस आपके ऑप्शन हैं ए अधिकारों के संदर्भगत या सार्वभौमिक होने पर, या बी अधिकारों के वास्तविक या काल्पनिक होने पर, या सी अधिकारों के ऐतिहासिक या प्राकृतिक होने पर, या डी अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर, यानी कि राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों पर वर्क पेन विवाद केंद्रित नहीं था। और ध्यान रहे कि अधिकार की अवधारणा उदारवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और उदारवाद के आविर्भाव के साथ समान अधिकारों और मान्यताओं के लिए इस आधार पर मांग उठने लगी कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के मार्क्स संकल्पना के अनुरूप क्या हैं। इस आपके विच्छिन्नता का अंत, या मानवीय रचना धार्मिकता की, या विचारधारा की प्रतिनिष्ठा, या आत्मसिद्धि, इसमें से क्या आपके मार्क्स संकल्पना के अनुरूप हैं। तो इस आपके ऑप्शन हैं ए 2, 1 और 4, या बी 2 और 4, या सी केवल 3, या डी केवल 1 और 3। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2, 1 और 4 जो है आपके ये आपके मार्क्स संकल्पना के अनुरूप हैं, यानी कि मानवीय रचना धार्मिकता, पहला विच्छिन्नता का अंत, और चौथा आपका आत्मसिद्धि।
यानी कि मानवीय रचना धर्मिता की अभिव्यक्ति, विच्छिन्नता का अंत एवं आत्मसिद्धि स्वतंत्रता के मार्ग संकल्पना के अनुरूप हैं, जबकि विचारधारा के प्रति निष्ठा जो है मार्ग संकल्पना के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएगा, यह किसने कहा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए वाइल्ड ने, या बी महात्मा गांधी, या सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डी लास्की। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएगा। यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नागरिकों के द्वारा अधिकारों की तीव्र मांग से छिन्न होकर के महात्मा गांधी ने कर्तव्यों पर भी बल देकर दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया था। यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मांग कर रहे थे लोग, उसी समय गांधी जी के द्वारा, मतलब गांधी जी नहीं होता कि जब लोग मांग करने लगे अपने क्या बोलते हैं कर्तव्य अधिकार और कर्तव्य के बीच में नहीं समन्वय नहीं स्थापित हो रहा था, उस समय गांधी जी ने कर्तव्यों पर बल दिया और अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य आपका सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया था। और उन्होंने ही अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर बल देकर स्पष्ट किया है कि अपने कर्तव्यों के पालन के उपरांत अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं, यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, या बी ग्रीन, या सी लास्की, या डी मिल का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लास्की का। यानी यह लास्की का कथन है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं, या कभी कभी पूरक की जगह आपका अनुपूरक भी लिख के देता है। तो ध्यान रहे, पूरक लिख के आए या अनुपूरक लिख के आए, यह आपका कथन एक ही होगा जो कि लास्की का कथन है। यानी कि लास्की के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। लास्की ने समानता के बिना स्वतंत्रता को एकांगी और अपूर्ण माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए नैतिक अधिकार, या बी नागरिक अधिकार, या सी राजनीतिक अधिकार, या डी मौलिक अधिकार। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नैतिक अधिकार, जो है आपका क्या बोलते हैं कि विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। यानी कि नैतिक अधिकार को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। नैतिक अधिकार वह अधिकार है जो नैतिक भावना पर आधारित होता है, यानी कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक होता है जो, और इसके पीछे कानून की शक्ति नहीं होती है। नैतिक अधिकारों के पीछे समाज की शक्ति होती है। माता पिता का एक नैतिक अधिकार है कि वो अपनी संतान की रक्षा करें, किंतु यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायालय द्वारा उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह आपका उनका नैतिक अधिकार है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सभी प्रतिबंधों का अभाव, या बी कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना, या सी कानून का शासन, या डी सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी सभी प्रतिबंधों का अभाव। यानी कि व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए सभी प्रतिबंधों का अभाव असत्य है। जैसा कि बारकर ने लिखा है कि जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है। ये आपका बारकर का बहुत खूबसूरत कथन है। ये आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा भी है कि जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव की स्वतंत्रता नहीं, बंधनों का अभाव जो है स्वतंत्रता नहीं है। यह किसका कथन है? तो ये आपके इसमें आपका ऑप्शन में देगा, तो इसमें बारकर है। ये आपके कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। और सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में परिणित कर देगी, जो अराजकता के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह किसने कहा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए कांट ने, या बी लास्की ने, या सी टी.एच. ग्रीन ने, या डी जे.एस. मिल ने। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टी.एच. ग्रीन का कथन है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है।
यानी ग्रीन के अनुसार, टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता केवल एक साधन है और साध्य है। सामाजिक कल्याण में समान योगदान के लिए सभी शक्तियों को मुक्त करना, इसलिए कोई मनुष्य किसी की संपत्ति नहीं हो सकता और न कोई मनुष्य दूसरे का साधन बन सकता है। ये आपके टीएच ग्रीन के अनुसार ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए जीवन का अधिकार, या बी धर्म का अधिकार, या सी स्वतंत्रता का अधिकार, या डी संपत्ति का अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धर्म का अधिकार। यानी कि लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार धर्म प्राकृतिक अधिकार नहीं है, जबकि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर और सम्मान करता था, और ये प्राकृतिक अधिकार इस प्रकार हैं जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये आपके प्राकृतिक अधिकार हैं जॉन लॉक के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए मार्क्स ने, या बी टीएच ग्रीन ने, या सी बेंथम ने, या डी जेएस मिल ने। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टीएच ग्रीन ने जो है आपके सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। इन सकारात्मक स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन जो है टीएच ग्रीन और बोसांके ने किया है। टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट, बल्कि यह करने योग्य कार्यों को करने तथा उपयोग योग्य वस्तु का उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन है लिबेल से, या बी लीबर से, या सी लिंगुआ से, या डी लेबर से। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिबर से। यानी कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याय लिबर्टी जो है लैटिन भाषा के लीवर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुक्तता। यह स्वतंत्रता की दशा की ओर संकेत देता है और स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए जेएस मिल, या बी बार्कर, या सी लास्की, या डी हॉब्स। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लास्की का। यानी कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन आपके लास्की का है। लास्की के अनुसार व्यक्ति का राज्य के प्रति कर्तव्य इस बात पर आधारित है कि राज्य को व्यक्ति के शुभ जीवन की व्यवस्था करनी चाहिए, और इन्होंने ही कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय है किसको? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए लॉक को, या बी पाउंड को, या सी ग्रोसियस को, या डी ऑस्टिन को। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन को। यानी कि अधिकारों का कानूनी सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विपरीत है, और इसके अनुसार अधिकार राज्य की सृष्टि है तथा राज्य द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि अधिकार कानून की उपज है, और अगर कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। इस धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले हॉब्स ने किया था तथा बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड और सालमंड ये लोग इसका समर्थन किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए नैतिक शक्ति, या बी पूर्ण स्वतंत्रता, या सी नियंत्रण का अभाव, या डी राजनीतिक शक्ति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण का अभाव। यानी कि लास्की की स्वतंत्रता विषयक धारणा का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए।
या आपके लास्की जो हैं जो स्वतंत्रता के विषय में बताते हैं कि जो स्वतंत्रता के विषय धारणा जो है, इसका पहला तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन के अनुचित प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जबकि स्वयं लास्की के शब्दों में ही स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक हैं। यह लास्की स्वयं कहते हैं। और ध्यान रहे कि लास्की ने आर्थिक स्वतंत्रता पर बहुत ही अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए स्वतंत्रता के विचार से, या बी समानता के विचार से, या सी न्याय के विचार से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समानता के विचार से। यानी कि संरक्षात्मक भेदभाव का विचार जो है समानता के विचार से संबंधित है। और समानता जो है मूलतः बिना किसी भेदभाव के सबको समान मानने की अवधारणा पर आधारित है। लेकिन समाज के कुछ कमजोर वर्गों को संरक्षण देने के लिए उन वर्गों के हित में भेदभाव किया जा सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में किया गया है। यानी कि अगर किसी भी क्या बोलते हैं, समाज के कुछ जो कमजोर वर्ग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं जो सबसे कमजोर हैं, उनको अगर संविधान संरक्षण देना चाहता है तो उसके वो आपको उस संरक्षण देने के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और जो आपके संविधान के जो है अनुच्छेद 15(4) में और अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है, इसका उल्लेख भी किया गया है संविधान में भी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का, या बी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, या सी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, या डी शक्ति सिद्धांत का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। यानी कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक रूप से संबद्ध है, यानी जुड़ा हुआ है। और हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में शक्ति अपने संरक्षण के लिए जो भी चाहे वह कर सकता है। और इसी प्रकार लाक ने भी ये माना है कि व्यक्ति को जन्म से ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए टी.एच. ग्रीन, या बी अरस्तु, या सी लास्की, या डी प्लेटो। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लास्की का कथन है ये। यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, यह कथन आपके लास्की का है। यानी लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यानी एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने और सार्वजनिक पद प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं का अधिकार कोई महत्व नहीं रखता है। यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस अवस्था से होता है जिसमें वह अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र हो। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।